नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हमारे YouTube चैनल पीएचडी कोर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। उसका पहला पार्ट हम पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुके थे और दूसरा पार्ट हमें इस लेक्चर में कवर करना है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको पढ़ाने के लिए यूज़ किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। दोस्तों, हमारी 16th ट्रांजैक्शन पे थे हम। 16th ट्रांजैक्शन हमारी ये कहती है एक्सपेंसेस पेड रुपीज 10,000 के हमें एक्सपेंसेस ही हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारे कैपिटल भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कैपिटल को कम करते हैं। जैसे प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज करता है, वैसे ही एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। 17वीं ट्रांजैक्शन है हमारी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000 के हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हम उसका कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एक सब कॉलम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और ये हमारी कैपिटल को कम करेगा। कैपिटल को कम ये हर हाल में करेगा, चाहे हमने एक्सपेंसेस दिए हो या ना दिए हो। इनकम रिसीव्ड रुपीज 10,000, इनकम हमें रिसीव हुई है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। हम इसे बैंक में भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर बैंक में रिसीव हुई है तो हम बैंक में भी मान सकते हैं और हमारी कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम 10,000। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में डिफरेंस होता है, इसके लिए आप मेरा जो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है उस वाले लेक्चर को देखें। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है जी। और ये हमारी एसेट होती है, तो हमारी एसेट का एक सब कॉलम क्रिएट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम के नाम से। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में डिफरेंस होता है लेकिन ट्रीटमेंट दोनों की सेम ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे 10,000 से आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे 10,000 से। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 15,000। हमने 15,000 के एक्सपेंसेस एडवांस में दिए हैं और वो भी एडवांस में, तो ये हमारी एसेट होगी क्योंकि ये हमें बाद में नहीं देना पड़ेगा। तो हमें बाद में जब हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होगा तो एक तरह से पैसे का ना जाना पैसे का आना ही होता है, वो हमारी एसेट बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से हम एक कॉलम ऐड कर देंगे, सब कॉलम, और 15,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में अभी ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारे इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। ये हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो इस साल को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक्सपेंसेस जिस ईयर को बिलोंग करेगा, वो एक्सपेंसेस या इनकम जिस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं ये उसी में चार्ज किया जाता है, भले ही उस फाइनेंशियल ईयर में पे किए गए हो या ना किए गए हो। तो इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा 15,000 से बढ़ जाएगा और कैश हमारा 15,000 से कम हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। हमारे इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। हम लायबिलिटी में एक सब कॉलम ऐड कर देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से और उसे बढ़ा देंगे 10,000 से, और ये हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। हम कैश को भी कम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20,000 से हमारा बैंक कम हो जाएगा और क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे 20,000 से।
paid to creditors rupees 15,000. His claim was 20,000. उसका क्लेम 20,000 बनता था, हमें उसे 20,000 पे करने थे, लेकिन हमने पे किया 15,000 रुपये। और फुल सेटलमेंट में हमें पे किया है, यानी कि 5,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। तो पैसे का ना जाना भी पैसे का आना ही होता है, इसलिए वो हमारी इनकम की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। वो हमारा हमने डिस्काउंट रिसीव किया है इसलिए। तो बैंक अकाउंट से 15,000 रुपये कम हो जाएंगे और क्रेडिटर हमारा 20,000 से कम होगा। तो 5,000 रुपये का हमारा इनकम हो गया, वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमें अपने डेटर से कैश रिसीव हुआ है 20,000 रुपये का, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट में अगर रिसीव होते हैं तो बैंक बढ़ेगा और हमारे डेटर 20,000 रुपये से कम हो जाएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रुपीज 30,000, अमाउंट ड्यू वॉज रुपीज 35,000। डेटर का अमाउंट जो ड्यू था वो 35,000 रुपये का था, लेकिन उसने पे किए हैं 30,000 रुपये और फुल सेटलमेंट में, यानी कि 5,000 रुपये हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो जैसे डिस्काउंट रिसीव होता था हमें, तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे। तो जबकि हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस भी होगा। डेटर हमारे 35,000 से कम हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 20,000, हमने अपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो फर्नीचर हमारा कम हो जाएगा और ये हमारा लॉस है। तो जैसे प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, वैसे ही हमारे लॉस कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट, दोस्तों यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये हमारे इंटरेस्ट जो है ये इनकम वाला इंटरेस्ट है या फिर हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो हम इसे बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि ये हमारा एक्सपेंसेस है। जब तक हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तब तक हम इसे ये मानेंगे कि हमारा ये एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट क्या होती है, और ये एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी कि ये हमारा ड्यू नहीं हुआ है, ये हमारा अगले साल ड्यू होगा। लेकिन जिस टाइम इंटरवल के लिए ये एक्सपेंसेस है, ये इंटरेस्ट है, वो हमारा उसका कुछ पार्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग कर रहा है। तो जो पार्ट हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में बिलोंग कर रहा है उसके बराबर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हम लायबिलिटी सेट में एक सब कॉलम बढ़ा देंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक सब कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट में ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, हमारा सारा सॉल्यूशन हो चुका है इसका। चलिए दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, हमारा पहला इलस्ट्रेशन है। क्या कहता है ये? इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज रुपीज 3 लाख एंड लायबिलिटी आर रुपीज 50,000 एंड लॉस ऑफ रुपीज 70,000, तो हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों? एसेट इक्वल टू क्या होता है? हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉस भी दे रखा है 70,000 का, जो कि हमारे कैपिटल से माइनस होता है। तो हम कैपिटल में से लॉस माइनस करेंगे और लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। तो हमारा कैपिटल में से लॉस हमने माइनस किया तो ये आया 2,30,000 प्लस लायबिलिटी 50,000, तो ये हमारा 2,80,000 हो गया। ये हमारा टोटल एसेट है। सेकेंड इलस्ट्रेशन है हमारा, इफ द टोटल एसेट ऑफ ए बिजनेस आर रुपीज 1,30,000 और नेटवर्थ हमारी नेटवर्थ को ही हम कैपिटल भी कहते हैं। तो हमारी कैपिटल है रुपीज 80,000
तो हमें क्रेडिटर को कैलकुलेट करना है। दोस्तों यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लायबिलिटी ही लिखा हो, ये कुछ और भी हो सकता है। सपोज हमारी लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर ही शामिल है, तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर ही लिख दिया। अल्टीमेटली ये लायबिलिटी ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो लायबिलिटी इक्वल टू क्या है, जैसे टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, वैसे हमारे लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट माइनस नेटवर्थ लिखिए। वैसे हमारी उसी इक्वेशन से ये डिराइव हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे नेटवर्थ अगर लिखा हुआ है ना, तो आप इक्वेशन में भी नेटवर्थ ही लिखें, ना कि कैपिटल, ना कि कोई और वर्ड। जिस नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नाम कैपिटल का यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी नाम को यूज़ करें। तो हमारा क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 1,30,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 50,000। हमारा तीसरा इलस्ट्रेशन है 3। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, क्लोथ का, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया है उसने। कब स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल 2017 विद ए कैपिटल ऑफ ₹30,000। On March 2018, his asset was worth ₹50,000 and liability of ₹10,000. Find out his closing capital. हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है कि साल में कितना उसका कैपिटल बचा हुआ है, और उसका प्रॉफिट, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो एसेट माइनस लायबिलिटी होगी, जो हमारा एंड ऑफ द ईयर हमें अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2018। ये हमारा क्लोजिंग, ये हमारे ईयर की, हमारे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो हमारी एसेट कितनी है, 50,000 रुपये, और लायबिलिटी कितनी है, 10,000 रुपये। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आ गई, 50,000 माइनस 10,000। और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है इतना 30,000 की। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है और ओपनिंग कैपिटल है, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दोस्तों हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन कहती है कि हमारी एसेट जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर एसेट में और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में दोनों में अगर डिफरेंस है, तो वो प्रॉफिट की वजह से हो सकता है या फिर लॉस की वजह से हो सकता है। ये माइनस, अगर ये माइनस में आता है तो ये हमारा लॉस है। तो 50,000 माइनस 10,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 10,000, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया है। आपकी मर्जी, आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहेंगे। इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट द टोटल एसेट इफ हमारा कैपिटल है 40,000, क्रेडिटर है 25,000, रेवेन्यू है 50,000 और एक्सपेंसेस है 40,000। तो टोटल एसेट इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। दोस्तों अगर आपको याद हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट होता है, या फिर लॉस भी हो सकता है अगर हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होता है। तो एक तरह से ये इक्वेशन बन गई, टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर है प्लस कैपिटल, ये पूरा का पूरा कैपिटल ही है। ठीक है जी, 25,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 75,000 हमारा एसेट हो गया। इलस्ट्रेशन 5, on 31st March 2018, the total asset and external liability were ₹2 lakh and 6,000 respectively. टोटल एसेट हमारा है 2 लाख रुपए और एक्सटर्नल लायबिलिटी है 6,000 रुपए। During the year, the proprietor had introduced
capital of rupees 20,000 and withdrawn rupees 12,000 for personal use. He made a profit of rupees 20,000 during the year. तो हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है कब? 1 अप्रैल 2017 को हमारी कितनी कैपिटल है ये हमें कैलकुलेट करनी है, यानी ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल एज ऑन 2018 31 मार्च। यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल नहीं लिखा। अगर यहाँ पे जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन में वो यूज़ कर रहा है ना, वैसी लैंग्वेज आप लोग भी यूज़ करें। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। तो हमें क्लोजिंग का ही एसेट भी चाहिए और क्लोजिंग की लायबिलिटी भी चाहिए। तो क्लोजिंग का एसेट जो है वो हमारा 2 लाख रुपए है और 6,000 रुपये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो 1,94,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। और हमारा ओपनिंग कैपिटल इससे कैसे निकलेगा? जैसे हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग हम माइनस कर देते हैं, तो वैसे ही अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। अगर हमारा कोई ड्राइंग है तो हम इसमें ऐड कर देंगे और प्रॉफिट है तो लेस कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस है तो उसे भी ऐड कर देंगे। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास, अभी हमने निकाला 1,94,000 और हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसे क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हम उसे माइनस कर देंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 रुपये हमने माइनस कर दिए। ड्राइंग हम लेस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो उसे ऐड करेंगे और प्रॉफिट को लेस करेंगे। तो वो हमारा आंसर आया 1,66,000। और इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर होता है समाप्त। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के